So in the last video, we started the section A Constitution is Written and there we discussed few important features of the Constitution. तो पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का। तो उसमें क्या था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ना हर एक अडल्ट को वोट देने का अधिकार दिया हुआ है, चाहे वो पर्सन किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, मतलब वो पर्सन चाहे अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, हर पर्सन जो कि अडल्ट है, जो कि 18 साल की उम्र से ज्यादा का है या 18 साल का है, वो बंदा जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट दे सकता है। शुरुआत में ये जो एज थी वो 21 थी कि कोई भी पर्सन 21 और अबव वाला वोट दे सकता है, बट नाउ इट हैज रिड्यूस टू 18 कि अब जो है अगर जैसे ही आप 18 साल के होंगे वैसे ही आप अपना जो वोटर आईडी है, वोटिंग कार्ड जो है वो बनवा सकते हो, राइट। तो याद रखना, जैसे आप 18 के होगे ना, अपने पेरेंट्स को बोल देना कि पापा मम्मी मुझे अपना वोटिंग कार्ड बनवाना है, मुझे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनने के लिए वोट देना, मैं भी इलेक्शन में वोट दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा जो फीचर है वो है इक्वलिटी का, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक को इक्वली ट्रीट करता है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, औरत हो, आदमी हो, हर पर्सन हमारे लॉ के आगे इक्वल है। अगर कोई अमीर पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है, कुछ गलत करता है, तो उसको वही सजा मिलेगी जो कि किसी और पर्सन को मिलेगी, ठीक है। तो सबके लिए सेम सजा है। कोई जो हमारा लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लोगों में किसी भी बेसिस, ठीक है। और अब हम इस वीडियो से डिस्कस करेंगे जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपके लिए क्योंकि अभी आप छोटी क्लासेस में हो तो उसके लिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब तो आप बहुत कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे डिटेल में, राइट। सो थर्ड फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे गरीब तबके के लोग, ऐसे लोग जो कि बहुत ही डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं है, जिनके पास एक तरीके से खाने पीने के जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं है, और जो बहुत ही गरीब लोग हैं और जिनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ऐसे लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। The practice of untouchability, described as a slur and a blot on the fair name of India, was abolished. तो जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, मतलब कि छुआछूत की, कि जैसे जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो ऐसा मानते थे कि अगर हम जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, अगर हम उनको छू देंगे तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, तो वो लोअर कास्ट वाले लोगों को छूने से मना करते थे, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, इसको अबॉलिश कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया, कि अब अगर क्या होगा कि अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर मतलब इस तरीके से बोलेगा कि तुम अछूते हो, तुम्हें हम टच नहीं करेंगे, तुम अनटचेबल हो, तो ऐसे पर्सन को क्या है, अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसे पनिशमेंट मिल सकती है। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू ओनली द हायर कास्ट बट थ्रोन ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स। तो उस टाइम पे क्योंकि ये छुआछूत का सिस्टम चलता था, अनटचेबिलिटी थी, तो उसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे हिंदू टेम्पल्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ हायर कास्ट के लिए ओपन थे, मतलब कि उन मंदिरों में सिर्फ अपर क्लास के लोगों को जाने के लिए अलाउड था, और जो लोअर कास्ट वाले लोग थे उन्हें मंदिरों में एंटर करने नहीं दिया जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया गया, तो फिर इस तरीके के जो मंदिर वगैरह थे जिन पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, जो कि सिर्फ अपर कास्ट के लिए खुले हुए थे, वो सब जो है अब लोअर कास्ट वाले लोगों के लिए, जिनको कि लोग अनटचेबल्स कहते थे, उनके लिए भी वो मंदिर खोल दिए गए। After a long debate, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislatures as well as jobs in government be reserved for members of the lowest caste. और बहुत ज्यादा डिबेट वगैरह होने के बाद क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब कि जो हमारे लॉज वगैरह बनाते हैं, वो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने क्या बोला कि बहुत ज्यादा जो लोएस्ट कास्ट के लोग हैं उनके लिए हमें रिजर्वेशन लाना चाहिए। एक तो लेजिस्लेचर्स में, मतलब कि कुछ जो सीट्स वगैरह हैं जिन पे इलेक्शन लड़ा जाता है उनको रिजर्व कर देना चाहिए कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कि मान लो आपके स्टेट में कोई ऐसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लोअर कास्ट वाले लोग बहुत ज्यादा है, जहाँ पे ट्राइबल्स लोग बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या किया जाएगा कि उस सीट को, उस जगह को सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, कि इस जगह से सिर्फ कोई ट्राइबल पर्सन ही वोट लड़ सकता है
इलेक्शन लड़ सकता है और कोई नहीं। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन देने की बात की गई और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन देने की बात की कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में मतलब लोगों को नौकरी के लिए रखेंगे गवर्नमेंट में, तो उसके लिए क्या होगा कि हम कुछ परसेंटेज जो है वो लोअर कास्ट के लिए रख देंगे कि इतने परसेंटेज में हम लोअर कास्ट वालों को ही जॉब देंगे। It had been argued by some that untouchables, or as they were now known, Harijan candidates did not have good enough grades to get into prestigious Indian administrative service. अब क्योंकि जब रिजर्वेशन की बात हुई तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो अनटचेबल्स हैं, जिनको कि आज लोग हरिजन कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं ये इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाते, इनके इतने अच्छे ज्यादा ग्रेड्स नहीं है कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ सके। जैसे कि आप आज भी देखते होंगे जो यूपीएससी सीएससी वगैरह का एग्जाम होता है, आईएएस का जो एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है कि कैटेगरी के वाइज जो है आपको सर्विसेज अलॉट होती हैं कि मान लो कोई पर्सन जनरल कैटेगरी का है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बट फिर भी उसे आईएएस नहीं मिलेगा, बट वही कोई लोअर कास्ट का पर्सन है, मान लो कोई SC ST से है, उसके कम मार्क्स होने के बावजूद भी उसे आईएएस जो जॉब है वो मिल जाएगी, सर्विस मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये जो तुम रिजर्वेशन कर रहे हो, इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग कैपेबल नहीं है वो भी सर्विसेज में आ जाएंगे। ऐसा लोगों का कहना था कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनके इतने अच्छे मार्क्स ही नहीं आते कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ पाए। But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today. तो H.J. खांडेकर ने क्या कहा कि इसमें लोअर कास्ट वालों की क्या गलती कि आज वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे, ये तो अपर कास्ट वाले लोग हैं जिन्होंने उनको दबा के रखा, जिन्होंने उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं कि वो अपने एजुकेशन को पूरा कर पाए। तो H.J. खांडेकर कहते हैं कि आज अगर अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं लोअर कास्ट, तो इसमें गलती उनकी नहीं बल्कि अपर कास्ट वाले लोगों की है। उन्हीं की वजह से आज जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो अनफिट हैं किसी सर्विस के लिए, क्योंकि अगर अपर कास्ट वाले लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो क्या होता कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो भी अच्छे से एजुकेशन ले पाते, वो भी अच्छे से जॉब्स वगैरह ले पाते, है ना, तो वो भी अच्छे मार्क्स लाते। तो एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज्ड कलीग्स, खांडेकर सेड, We were suppressed for thousands of years. You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work, nor are we able to march forward. तो एच जे खांडेकर जो हैं अपने प्रिविलेज्ड कलीग्स को ये कहते हैं, प्रिविलेज मतलब जिनके पास ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह हैं, जो ज्यादा बेटर कंडीशन में हैं, ऐसे जो दूसरे लेजिस्लेचर्स थे उनको कहते हुए क्या कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें हजारों सालों तक दबाए रखा है। वो अपर कास्ट वाले लोगों को कह रहे हैं कि अपर कास्ट वाले लोगों ने लोअर कास्ट वाले लोगों को हजारों साल तक दबाए रखा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। हजारों साल तक जो लोअर कास्ट वाले लोग थे वो अपर कास्ट वालों के लिए सर्विस दे रहे थे, एक तरीके से उनके काम कर रहे थे, और अपर कास्ट वाले लोगों ने लोअर कास्ट वाले लोगों को इतना सप्रेस कर दिया कि अब जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, ना ही तो उनका दिमाग अब अच्छे से काम करता है, ना ही उनकी बॉडी काम करती है, और ना ही अब उनका मन करता कोई भी काम करने के लिए, और अब वो इसीलिए आगे बढ़ने की हालत में नहीं है। तो अगर आज जो लोअर कास्ट पर्सन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इसमें गलती लोअर कास्ट पर्सन की नहीं बल्कि अपर कास्ट वाले लोगों की है कि उन्होंने दबाए रखा लोअर कास्ट वाले लोगों को। Along with the former untouchables, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservations in seats and jobs. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो अनटचेबल्स हैं उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट हमारे जो आदिवासीज है, जो ट्राइबल्स हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस वजह से उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए अनटचेबल्स के साथ साथ मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन दे दिया गया जॉब्स में और लेजिस्लेचर्स में। Like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against. तो scheduled caste की ही तरह जो scheduled tribe है, इनके साथ भी discrimination होता है, लोग इनके साथ भी भेदभाव करते हैं। The tribals had been deprived of modern health care and education. अब tribals जो हैं उनको जो modern health care system है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह है, टेक्नोलॉजी जो है, ये सब जो है वो उन्हें नहीं मिल पाई है, उससे वो दूर रहे हैं, और ना ही उन्हें बेटर एजुकेशन मिल पाती है। साथ ही साथ जिन जंगलों पे वो रहते हैं, जिन जंगलों पे उनका घर था, वो भी उनसे छीने जा रहे थे। मतलब कि अब क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो है या फिर जो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं वो उनके जंगलों पे कब्जा कर रहे हैं, उनके जंगलों के पेड़ वगैरह जो है काटे जा रहे हैं, तो उनका जो जीवन है वो लोगों की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा था। तो इस वजह से भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंट टू मेक अमेंड्स फॉर दिस।
अभी जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब हो गए, इनको अब इसका मेन मकसद क्या है? यही मकसद है कि जो ये लोग हैं जो अभी तक सप्रेस्ड रहे हैं, जिनको जो दूसरे लोग हैं सिर्फ दबा के रखे हुए थे, इनको अब ऊपर उठाया जाए, अब इनकी जो कंडीशन है उसे और अच्छा किया जाए। ये जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, ट्राइबल्स लोग जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, अब इन सभी चीजों में सुधार करने के लिए ये जो प्रिविलेजेस हैं ये लाए गए। The Constituent Assembly spent many days discussing the powers of central government versus those of the state government. अब अगर हम चौथे जो हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी बात करें, तो बहुत टाइम तक क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट चला किस चीज पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की कितनी पावर होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई। Some members thought that the center's interest should be foremost. Only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole. तो बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि जो हमारा सेंटर है उसको सबसे पहले जो है रखा जाना चाहिए, सबसे ज्यादा वैल्यू सेंटर को दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक स्ट्रांग सेंटर होगा तभी जाके वो पूरे देश के भले के लिए सोच पाएगा, मतलब कि वो पूरी कंट्री को एज अ होल एक लेके चल पाएगा अगर हम सेंटर को ज्यादा पावर दें। Other members felt that the provinces should have greater autonomy and freedom. बट वहीं बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि भाई सेंटर को इतनी ज्यादा पावर मत दो, बट जो प्रोविंसेस हैं, मतलब कि हमारी जो स्टेट्स हैं, उनको तुम ज्यादा पावर दो। A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. अब एक माइसौर का पर्सन था, उसने ये बोला कि भाई देखो मुझे ये डर है कि जो आज दिल्ली है वहीं पे पूरी डेमोक्रेसी सेंटर्ड है, मतलब हमें पूरी डेमोक्रेसी जो है अच्छे से काम करती हुई कहाँ दिखती है, दिल्ली में दिखती है, और सेम तरीके से डेमोक्रेसी जो है हमें दूसरे पार्ट्स में कंट्री के नहीं दिखती। अ मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्टेड दैट द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वहीं दूसरा एक पर्सन था मद्रास का, उसने क्या बोला कि मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी स्टेट के पर्सन के भले के लिए सोचना चाहते हैं तो उसके भले के लिए हमें क्या करना होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें ज्यादा पावर देनी चाहिए ताकि वो अपने स्टेट के लोगों के भले के लिए ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। The Constitution sought to balance these competing claims by providing 3 lists of subjects. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अब कुछ लोग कह रहे थे भाई सेंटर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे स्टेट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बीच का रास्ता निकाला, उसने इन पावर्स को बैलेंस करने की कोशिश की और 3 जो लिस्ट हैं वो निकाली। इन लिस्ट में क्या है, इन लिस्ट में वो चीजें हैं, इनमें वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिन पे पर्टिकुलर स्टेट या फिर सेंटर गवर्नमेंट जो है वो काम कर पाएगी। अ यूनियन लिस्ट, पहली जो लिस्ट है सब्जेक्ट्स की वो है यूनियन लिस्ट, with subjects such as taxes, defense and foreign affairs, which would be the exclusive responsibility of the center. तो यूनियन लिस्ट में वो सारे एरियाज लिखे हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट काम करेगी, जैसे कि टैक्सेस हो गए, कितना टैक्स लेना है, कैसे टैक्स लेना है, वो सब कौन डिसाइड करेगा, सेंटर गवर्नमेंट। डिफेंस हो गई, हमारी जो डिफेंस है, जो आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स वगैरह है, वो किस तरीके से काम करेंगे, उनके लिए क्या बजट होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, ये पूरा कौन डिसाइड करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगी, मतलब सेंटर गवर्नमेंट करेगी। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स दिए हुए हैं, वो सारे एरियाज दिए हुए हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट को राइट है कोई भी डिसीजन लेने का। अ स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। अब इस लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिन पे स्टेट जो है वो डिसीजन ले सकती है, जिन पे स्टेट काम कर सकती है, जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ हो गया। हर एक जो स्टेट है, आपने देखा होगा कि हमारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं, है ना, हर एक स्टेट का अपना बोर्ड है, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, केरला बोर्ड हो गया, मतलब हर एक स्टेट का हमें अपना बोर्ड देखने मिलता है और साथ ही साथ एक सेंट्रल बोर्ड भी देखने मिलता है जो नेशनल लेवल पे है। तो स्टेट लिस्ट वो सारी सब्जेक्ट्स को रखता है जिसमें कि स्टेट काम कर सकती है, जैसे कि उसके किसी पर्टिकुलर स्टेट में किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो कौन देख लेगा, स्टेट उस पर काम कर सकती है, वो डिसाइड कर सकती है मेरे स्टेट में ये एजुकेशन सिस्टम रहेगा, मेरे स्टेट की हेल्थ कैसी रहेगी, क्या हेल्थ सिस्टम रहेगा, किस तरीके से हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने हैं, इस चीज पे भी कौन डिसाइड कर सकता है, स्टेट खुद अपने लिए डिसीजन ले सकती है, विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट। तो स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे खुद स्टेट जो है वो डिसीजन लेगी। अ कॉन्करेंट लिस्ट, तो तीसरी लिस्ट है एक कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जिनमें स्टेट भी डिसीजन ले सकती है और
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उसमें काम कर सकती है। तो तीन जो लिस्ट है वो बनाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। पहली यूनियन की, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जिन जिन एरियाज पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है वो सभी सब्जेक्ट्स एरियाज यूनियन लिस्ट में है। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट की। इस लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है। और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी। अंडर विच वुड सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। अब कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया कि कितना एरिया जो है हमारे जंगलों में होना चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर में क्या रूल्स रेगुलेशंस ये सब होने चाहिए। तो ये जो है इन कुछ मैटर्स पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी डिसीजन ले सकती है और स्टेट भी ले सकती है। तो इस तरीके से इन तीन लिस्ट के थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोशिश करता है कि स्टेट और सेंटर के पावर्स में एक बैलेंस बनाया जाए। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज। अब दूसरे अगर हम मुद्दे की बात करें तो वो था लैंग्वेजेस का। तो हमारे देश में जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो उसकी वजह से ये सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी कॉमन लैंग्वेज होगी जो कि सबको समझ आए, क्योंकि सब जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। किसी लैंग्वेज को हम सुपीरियर रखें, किसी को इंफीरियर रखें, क्या ऐसा हो सकता है? तो इन सभी चीजों पे जो है बहुत सारा डिबेट हुआ। मेनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ अंग्रेजी को भी चला जाना चाहिए। मतलब कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे यहाँ पे इंग्लिश लाए थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते हैं और उनकी वजह से हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में पूरा इंग्लिश मीडियम जो है वो एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया। तो बहुत सारे लोग थे अब ये कह रहे थे कि अब हमें अपने देश से इंग्लिश को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, जैसे कि हमने ब्रिटिशर्स को भगाया। इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय हिंदी। और जो वैल्यू हमने अभी इंग्लिश को दी हुई है वो वैल्यू हमें अपनी भाषा हिंदी को देनी चाहिए। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी वर ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन। बट ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूरे देश में सिर्फ हिंदी ही बोली जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनका थोड़ा अलग मानना था। स्पीकिंग इन द असेंबली, टीटी कृष्णमाचारी conveyed a warning on behalf of the people of South, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them. तो टीटी कृष्णमाचारी जो थे उन्होंने असेंबली में क्या कहा, एक तरीके से धमकी दी। किसकी तरफ से? पूरे जो साउथ वाले लोग हैं, जो साउदर्न इंडिया है, उनकी तरफ से एक तरीके से धमकी दी, एक वार्निंग रखी कि अगर पूरे इंडिया पे हिंदी थोप दी गई, इम्पोज कर दी गई, तो क्या होगा कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो अपने आप को इंडिया से अलग कर लेंगी। A compromise was finally arrived at, namely that while Hindi would be the official language of India, English would be used in the courts, the services and the communications between one state and another. तो अब क्योंकि इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि जो हिंदी वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि इंग्लिश को हटा दो पूरे तरीके से और हिंदी जो भाषा है वो हिंदुस्तान में बोली जानी चाहिए। बट जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे वो कहते थे कि तुम पूरे जो भारत है उस पर हिंदी इम्पोज नहीं कर सकते। अगर तुमने पूरे भारत पे हिंदी इम्पोज की, लागू की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो अपने आप को भारत से अलग कर लेंगे। तो अब ये डर था कि भाई भारत को हम और तोड़ना नहीं चाहते। पहले ही पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग हो चुका था, हम और जो टुकड़े हैं नहीं कर सकते थे इंडिया के। तो इस वजह से क्या किया कि एक तरीके से फिर से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चला गया और क्या किया कि ये बोला गया कि हिंदी जो है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी और वही इंग्लिश जो है वो कोर्ट्स वगैरह में यूज की जाएगी और एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में बातचीत करने के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक या दो पर्सन ने मिलकर बना दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना योगदान दिया। बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar, who was chairman of the drafting committee and under whose supervision the document was finalized. अब वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था, बट कुछ कम ऐसे लोग थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनमें से एक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमिटी कौन सी थी? जिसने कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा खांचा तैयार किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके का वो दिखेगा। ठीक है, जैसे एक तरीके से मैप जो है वो तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का। और उस पूरी कमिटी के हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इनके सुपरविजन में एक जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनलाइज्ड किया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा।
In his final speech to the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar pointed out that political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. और अपने फाइनल स्पीच जो वो कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, अपने फाइनल स्पीच में उन्होंने क्या बोला कि हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो ला रहे हैं, बट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब कैसे कि हम अपने एक तरीके से रूलर को, कौन हमारे देश को चलाएगा, उसको हम खुद जो है वो चूज कर रहे हैं। मतलब लोगों के पास चॉइसेस हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पा रहे हैं, बट सिर्फ हम पॉलिटिकल जो एरिया है उसी में डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं रह सकते। अगर हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ रही है तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों के पास इतनी चॉइसेस होनी चाहिए कि वो अपने जो डिसीजन है वो ले पाए, इंडिपेंडेंटली ले पाए। कोई क्या उन्हें खाना है, क्या उन्हें पीना है, क्या उन्हें पहनना है, कहाँ उन्हें जाना है, इस तरीके की चॉइसेस, इस तरीके की इंडिपेंडेंस उनके पास होनी चाहिए। Giving the right to vote would not automatically lead to the removal of other inequalities such as between rich and poor or between upper and lower caste. अब हमने लोगों को वोटिंग राइट तो दे दिया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट देने से ये नहीं हो जाता कि बाकी जो दूसरी इनइक्वालिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे कि अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इस तरीके की इनइक्वालिटीज अपने आप खत्म नहीं हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट देने से। With the new constitution, he said, India was going to enter into a life of contradictions. तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ साथ इंडिया जो है वो एक नए फेज में जा रहा है, एक नए ऐसे दौर में जा रहा है जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी, जिनमें क्या वो एक तरीके से मतभेद होंगे, एक तरफ एक चीज सही होगी, वहीं सेम चीज दूसरी जगह गलत होगी, इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी। In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली तो हमारे पास देखा जाएगा कि इक्वालिटी है, बट वहीं इकोनॉमिकली और सोशली जो है हमारे पास इनइक्वालिटी होगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। हम पॉलिटिकली क्या करेंगे, हम एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू की बात करेंगे। मतलब कि एक पर्सन सिर्फ एक वोट दे सकता है और उस एक वोट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। मतलब कि जो एक अमीर वोट देगा उसकी वही वैल्यू है जो कि एक गरीब वोट देगा। ठीक है। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। बट वहीं अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की बात करें तो जिस तरीके से हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से सोसाइटी है हमारे देश में, उस चीज के वजह से हमें क्या करना होगा, अभी ये जो वन मैन वन वैल्यू वाली जो सिस्टम है वो हम सोशली एंड इकोनॉमिकली नहीं अपना सकते। मतलब पॉलिटिकली तो हम वन मैन वन वोट वन वैल्यू की बात कर रहे हैं, बट लोगों के भले के लिए ही हम इक्वालिटी जो इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ है उसमें वन मैन वन वैल्यू और वन वोट की बात नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, जो बहुत ही ज्यादा पुअर लोग हैं, डिसएडवांटेज लोग हैं, उनको हम अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि सोशली और इकोनॉमिकली उनको अपलिफ्ट किया जाए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, वन मैन वन वैल्यू और वन राइट वाली जो बात है वो थोड़ी सी जो है उसके खिलाफ हम चले गए, बट वो भी जरूरी है क्योंकि अपने लोगों को हमें ऊपर उठाना है, उन्हें दूसरे जो लोग हैं उनके साथ लाके खड़ा करना है। तो इस तरीके से नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे सामने बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते हैं, जहां पे हम एक जगह एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, वहीं दूसरी जगह हम उस चीज को नहीं फॉलो कर रहे। क्यों? क्योंकि इसी में लोगों का भला है। तो यही होगा कि हमें ओवरऑल सिचुएशन को देख के अपने लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ताकि सभी लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाए। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड राइट्स। तो किसकी सिक्योरिटी एंड राइट की बात की जा रही है? नेहरू रोट इन अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने क्या कहा था? We have a Muslim minority who are so large in numbers that they cannot, even if they want, go anywhere else. तो वो कहते हैं हमारे पास इतने ज्यादा मात्रा में मुस्लिम माइनॉरिटी है जो कि मतलब चाहने के बावजूद भी वो कहीं और नहीं जा सकती। तो देखो, इंडिया का जो डिवीजन है वो धर्म के बेसिस पे तो हुआ ही, बट फिर भी इंडिया एज अ होल पे ना कोई डिफरेंस पड़ा नहीं, उसका कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। क्योंकि इंडिया में पहले भी मुस्लिम थे, पाकिस्तान का बंटवारा होने से पहले भी मुस्लिम थे और हम रह रहे थे अच्छे खासे, बट पता नहीं किसी के दिमाग में कुछ ऐसा आया कि उन्हें लगा कि मुस्लिम सेफ नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करने लग गई, राइट।
बट जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ भी, जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, तब ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और जो दूसरे रिलीजन्स है वो रहे। ऐसा नहीं है, बल्कि इंडिया में जितने मुस्लिम है ना, मतलब पूरे पाकिस्तान के जितने मुस्लिम हैं उससे बस थोड़े से ही कम हैं टोटल इंडिया के मुस्लिम। तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं ऐसा मानती हूँ कि मुस्लिम्स जो है वो इंडिया के माइनॉरिटी नहीं बट सेकेंड मेजॉरिटी है। ठीक है, इतनी ज्यादा मात्रा में कि हमारे कई मुस्लिम देशों से ज्यादा आबादी जो है वो हमारे देश के मुस्लिम्स की है। तो मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में मुस्लिम्स रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। कभी कभी होता है, थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है, घर में भी झगड़े होते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, तो थोड़ा बहुत मुस्लिम हिंदू में या दूसरे उसमें हो जाता है, बट जिसको हम संभाल भी लेते हैं। बट ये बात है कि पाकिस्तान का बंटवारा होने के बावजूद भी हमारे देश में जो है ज्यादा अफेक्ट पड़ा नहीं, कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो इंडिया में रहे और हैं भी आज, और अब वो चाहकर भी अपने देश को छोड़ के जो है इस तरीके से नहीं जा सकते। सो दैट इज अ बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन नॉट बी देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट। तो ये फैक्ट है कि हमारे देश में इतनी मुस्लिम की आबादी है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम पूरे तरीके से मुस्लिम्स को इंडिया से नहीं हटा सकते, राइट? So, whatever the provocation from Pakistan and whatever the indignities and horrors inflicted on non-Muslims there, we have got to deal with this minority in a civilized manner. तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर रहा हो और चाहे पाकिस्तानियों ने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर चाहे कितने भी जुल्म ढाए हो, पर हमें ये समझना होगा कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये हमारे देश का हिस्सा हैं, जो हमारे देश में रह रहे हैं, और हमें इन्हें अच्छे से ट्रीट करना होगा। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और हमें उन्हें पूरे जो राइट्स हैं सिटीजनशिप के, पूरे जो दूसरे लोगों को राइट मिल रहे हैं वो हमें उन्हें वैसे ही देने होंगे। तो हमारे देश में ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि राइट टू इक्वालिटी है, सभी जो है वो इक्वल हैं बिफोर लॉ। तो चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे कोई भी है, हमारे देश में जो है उसको प्रॉपर जो है इक्वल अधिकार मिले हुए हैं। तो नेहरू जी ने यही जो है बात बोली थी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को, कि भले ही पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम्स ने अलग करवा लिया हो, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने अपना एक दूसरा देश मांग लिया, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग हो गया, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो अभी भी इंडिया में हैं, और हमें उनका जो है उनको वो राइट्स जो है हमें देने पड़ेंगे जो हम दूसरों को दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि चाहे कोई दूसरा कुछ भी करे, हम अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, जो हम अपने जो रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनको हम अच्छे से ट्रीट करें, उनको सभी राइट्स दें। तो वही जो है हमारे देश में अभी हो रहा है, वही हमारे देश के लोगों ने किया। सबके पास इक्वल राइट्स हैं, सब जो हैं वो इक्वल हैं बिफोर लॉ।